हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं पंकज सरावगी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड इन 2009 और सिंस 2009 ही मैं टीचिंग लाइन में हूं। और सीए इंटरमीडिएट में बात करूं तो ग्रुप 1 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में टीच करता हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट मुझे जानते भी होंगे जिन्होंने मुझसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा है, और कुछ के लिए मेरा इंट्रोडक्शन नया हो सकता है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास का मेन पर्पज है हमारा जो आपका पेपर नंबर 8 है सीए इंटरमीडिएट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसका आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आईसीएआई में सीए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 2 है और पेपर नंबर जो 8 है, पेपर नंबर 8 पूरा पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। एक्चुअल में ये जो पेपर नंबर 8 है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपका जो पेपर नंबर 8 है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है और पार्ट बी में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट है। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसकी वेटेज होती है हमारे एग्जाम में 60% और इकोनॉमिक्स फाइनेंस की वेटेज होती है हमारे एग्जाम में 40%। तो 60% पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और 40% पार्ट है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का। तो आज की क्लास का मेन पर्पस इसका सिलेबस डिस्कस करना है, और सिलेबस भी हम केवल और केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसका आज डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो पेपर है सबसे पहले स्टूडेंट्स के माइंड में ये जरूर आता है, सर ये जो पेपर आएगा एग्जाम में किस तरीके से पेपर आएगा, कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, कितने थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, क्या पेपर में कोई चॉइस भी होती है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे आपके सामने एग्जाम का पैटर्न डिस्कस कर रहा हूं कि हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का एग्जाम होगा उसमें दो पार्ट होंगे। पार्ट ए होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पार्ट बी विल बी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इसमें टोटलिटी में पूरे पेपर में 11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से पहले जो 6 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, देन जो 5 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सर क्या 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो एक्चुअल में ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें 5 मार्क्स के, अकॉर्डिंगली ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। नाउ सर क्या ये अटेम्प्ट करना कंपलसरी है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, कोई चॉइस नहीं है, 20 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन है। नाउ द इश्यू इज, सर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आता है, केवल प्रैक्टिकल या केवल थ्योरी? तो पी मैंने यहां पे लिखा है। जब भी मैं आपको बोलूं कि इस चैप्टर की वेटेज पी के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप ये मान के चलो कि वो वेटेज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो मैं प्रैक्टिकल को पी से इंडिकेट करता हूं, थ्योरी को टी से इंडिकेट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 20 मार्क्स का, उसके 4 पार्ट होंगे 5-5 नंबर के, और ये 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद ये जो पार्ट ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें 5 क्वेश्चन और होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स की होगी, और इसमें से हमें 5 में से केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, पार्ट ए 60% और पार्ट बी 40%। तो हमें पार्ट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 60 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कंपलसरी,
इसके बाद ये 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 40 मार्क्स का पेपर यहां पे अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। नाउ द इश्यू इज, सर ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिकल होते हैं या थ्योरी होते हैं? तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल होंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थ्योरी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मुझे 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 70। लेकिन इसमें से 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 50 मार्क्स में से मुझे 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ही, इसमें भी बात करूं तो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इसका मतलब 60 मार्क्स का पेपर आपका प्रैक्टिकल है और 10 मार्क्स का थ्योरी है, और ये 10 मार्क्स की थ्योरी भी चॉइस में है। ये 10 मार्क्स की थ्योरी भी चॉइस में है। इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को मैं कह सकता हूं ये प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें एग्जाम में आप 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर आ सकते हो, क्योंकि 60 मार्क्स का आपसे प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की भी फिलहाल बात करूं तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में आपसे टोटलिटी में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी होगा। हर क्वेश्चन की वेटेज 10-10 नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पहला क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का, 10 मार्क्स इसकी वेटेज है, कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पार्ट्स में बंटा हुआ होता है, मे बी 2 पार्ट हो, मे बी 3 पार्ट हो, मे बी 4 पार्ट हो। लेकिन जितने भी पार्ट हो, अभी तक जो पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ये श्योर हैं कि इसमें 6 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन होता है और 4 मार्क्स का थ्योरी पार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, लेकिन थ्योरी पोर्शन भी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में काफी है। तो अकॉर्डिंगली 6 नंबर का प्रैक्टिकल और 4 नंबर का थ्योरी आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद बच गए 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 11। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 10 मार्क्स की है। जैसा कि मैंने कहा 40% हमें यहां पे अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी अटेम्प्ट करोगे। तो इसका मतलब 8 to 11 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, तो मुझे 30 मार्क्स का यहां पे अटेम्प्ट करना है। तो मुझे यहां पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ टोटल 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 अभी तक जो पेपर हुए हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें 5 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 5 नंबर का थ्योरी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखने को मिलता है और 8 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 2 नंबर का प्रैक्टिकल और 8 मार्क्स की थ्योरी देखने को मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो प्योर थ्योरी होता है, इसमें आपको 10 नंबर की थ्योरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको 10 नंबर की थ्योरी देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की, तो आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में 6 नंबर का प्रैक्टिकल यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, 5 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 9 में और 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 6, 5, 11 और 2 13 और 2 15, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। हां, 25 मार्क्स की आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं उनमें एक अच्छी बात यह है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जो वेटेज होती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 2 से 3 नंबर की। 2 to 3 मार्क्स की वेटेज होती है। 2 नंबर से छोटा क्वेश्चन नहीं आता, लाइक 1 नंबर का कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता, और 3 नंबर से बड़ा कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता।
तो 2 से 3 नंबर का ही थ्योरी क्वेश्चन आता है, जिसकी वजह से अगर जो भी टॉपिक्स आप इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में पढ़ोगे उनको हम अगर एज ए क्रक्स याद रखें तो हम इजीली उसमें मैटर लिख पाएंगे 2 से 3 नंबर का, और एग्जामिनर इस थ्योरी पार्ट में भी नंबर ज्यादा नहीं कट कर पाता, क्योंकि 2 से 3 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। कहीं कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, कहीं कोई एडवांटेजेस है, कहीं कोई डिसएडवांटेजेस है, कहीं कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पे अगर आप रेलिवेंट पोर्शन लिखोगे तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में भी पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में 60 प्लस 15 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स की थ्योरी, तो 90 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स लाना पॉसिबल है। तो दिस इज द एग्जाम पैटर्न। सिंपल क्रक्स बताऊं, टोटलिटी में 11 क्वेश्चन, पहले 6 क्वेश्चन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, लास्ट 5 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के। पहले जो 6 क्वेश्चंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, बाकी 5 में से 4 अटेम्प्ट करने। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपलसरी, बाकी 4 में से अपने को 3 अटेम्प्ट करने। मैक्सिमम 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 25 मार्क्स की आप थ्योरी अटेम्प्ट करोगे। हेडिंग पुट करो, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखो, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। हेडिंग पुट करो एग्जाम पैटर्न, हेडिंग पुट करो एग्जाम पैटर्न। और ये जो आपके सामने स्लाइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए, क्योंकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा मुझे किस चीज पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना है। लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं, आपको प्रैक्टिकल पे 100% कॉन्सेंट्रेट करना है, थियोरिटिकली नॉलेज और कॉन्सेप्ट के लिए आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी इतना ज्यादा यहां पे मैटर नहीं कर रही। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की बात करें, प्रैक्टिकल पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है, थ्योरी पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। बट थियोरिटिकली मैंने आपको बता दिया कि सर यहां पे 2 से 3 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो मैं आपको यहां पे डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं किसी टॉपिक पे, और वो डिसएडवांटेजेस जैसे एग्जांपल 20, काउंटिंग में 20 डिसएडवांटेजेस है। क्या 20 डिसएडवांटेजेस की आपके लिए कोई रेलेवेंसी है? हो सकती है, बट अगर 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको डिसएडवांटेजेस पूछे जाएंगे, तो क्या आप 3 मार्क्स में 20 डिसएडवांटेजेस लिखोगे? ऑफ कोर्स नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में रेलिवेंट जो टॉपिक है, मेन जो क्रक्स है किसी भी टॉपिक का, उस पे मेन कॉन्सेंट्रेट करते हुए चलना है। आज जो हमारा मेन पर्पज है वो रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये जो 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 60% की वेटेज है। सर इस 60% की वेटेज के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा? ऑफ कोर्स देखो, इस 60 मार्क्स की वेटेज के लिए आपको यहां पे केवल और केवल 10 चैप्टर्स पढ़ने। पहले ये 11 चैप्टर्स हुआ करते थे, बट इंस्टीट्यूट ने मई 2020 से एक चैप्टर विड्रॉ कर लिया लीजिंग डिसीजन का, जिसकी वजह से अब केवल और केवल आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में 10 चैप्टर्स ही रह गए। सर ये जो 10 चैप्टर है कौन कौन से हैं? पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है तो हमेशा उस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो आपको उस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू बताता है। लाइक यहां पे आपको बताया जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की जरूरत क्यों है। ये सारी की सारी चीजें थियोरिटिकली आपको चैप्टर नंबर 1 में बताई जाएगी।
मैंने कहा थ्योरेटिकली, इट मीन्स दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकल। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी पता हो शायद काम चल जाए। सेकंड जो चैप्टर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है फाइनेंस को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अगर एक कंपनी को 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो वो 1 करोड़ रुपए कंपनी कहां से लेकर आएगी? क्या वो इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करे? क्या वो डिबेंचर्स इश्यू करे? क्या वो बैंक से लोन लेकर आए? प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे? तो फाइनेंस के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, दीज आर डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। और ये जो टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का चैप्टर है ये प्योर थ्योरी चैप्टर है। इसमें आपको फाइनेंसिंग के अलग अलग तरीके, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरीके से यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला और दूसरा ये जो 2 चैप्टर हैं ये प्योर थ्योरी चैप्टर है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हम जब आते हैं तो हम प्रैक्टिकल पे मूव ऑन कर जाते हैं। और थर्ड जो चैप्टर है ये ऑफ कोर्स आपके लिए नया नहीं होता, रेशियो एनालिसिस। आप 12th लेवल पे थोड़ा रेशियो एनालिसिस पढ़ के आते हो, हालांकि यहां पे रेशियो एनालिसिस एडवांस्ड लेवल है। जो आप 12th क्लास में पढ़ के आते हो उससे कहीं ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको यहां पे रेशियो एनालिसिस में देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कभी 5 नंबर की वेटेज होती है तो कभी 10 नंबर की वेटेज होती है। तो 5 to 10 मार्क्स तक इस चैप्टर की वेटेज रहती है। थर्ड चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फोर्थ चैप्टर आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो जैसे अभी अभी मैंने कहा सेकंड चैप्टर का नाम जब आया था टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, तो मैंने कहा अगर ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करे, मे बी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करे, मे बी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से लोन लेकर आए, मे बी ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर इश्यू करे। अगर आप से एग्जांपल डिबेंचर इश्यू करोगे तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करते हो तो आपको उसके लिए प्रेफरेंस से डिविडेंड की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जहां से भी आप फंड लेकर आते हो वो फंड आपके लिए बन जाता है कैपिटल, और उसके लिए जो भी आपको पे करना पड़ता है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कैपिटल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। सर ये प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है? ये चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल है और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में 5 नंबर की वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर होगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। ये फाइनेंसिंग डिसीजन का जो चैप्टर है एज पर स्टडी मटेरियल एक सिंगल चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन, बट मैं आपको यहां पे 2 पार्ट में क्लासेस में करवाऊंगा। पहला पार्ट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के नाम से और दूसरा पार्ट होगा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के नाम से। दोनों कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन के पार्ट है। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर मार्केट से फंड रेज करना है तो किस तरीके से रेज किया जाए, इक्विटी, डिबेंचर्स, लोन कैसे लेकर आना है। दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिंग डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी रेलिवेंट है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी रेलिवेंट है, बट दोनों कॉन्सेप्ट का एक दूसरे से एज सच कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम इन दोनों टॉपिक को अलग अलग पार्ट में करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन का पहला पार्ट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज और दूसरा पार्ट होगा ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। चैप्टर नंबर 6 होगा आपका लिवरेजेस का। लिवरेजेस का नॉर्मली कॉन्सेप्ट तब यूज किया जाता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस की रिस्क को जानना चाहते हैं कि अगर मैं मार्केट से डेट रेज करके लाता हूं तो मेरे बिजनेस में क्या रिस्क है। क्योंकि जब आप मार्केट से डेट रेज करके लाते हो उस सिचुएशन में आप अपने लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट की क्रिएट कर लेते हो।
भले ही आपका बिजनेस कुछ कमाए ना कमाए, आपको वो इंटरेस्ट की कॉस्ट पे करनी ही करनी पड़ती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में जो भी रिस्क होती है उसको जानना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है लिवरेजेस का। ये जो लिवरेजेस है ये भी फाइनेंसिंग डिसीजन का ही पार्ट माना जाता है। और ये जो चैप्टर है, 5th चैप्टर की मैं बात करूं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और 6th चैप्टर भी आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। हालांकि अगर मैं 5th चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात करूं तो इसमें कभी कभार थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो मैं कहूंगा चैप्टर नंबर 5 जो है वो आप प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया थ्योरी की कितनी रेलेवेंसी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो होगा, चैप्टर नंबर 7 है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर को भी हम 2 पार्ट में यहां पे डिस्कस करेंगे। पहला होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कैश का फ्लो, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना तो आउटफ्लो होगा, और इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां से कुछ रिटर्न भी तो आएगी, तो वो इनफ्लो कितना होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, ये डिसीजन लेने के लिए हमारे पास होती है काफी सारी मेथड्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिनको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स। तो उन टेक्निक्स को अप्लाई करके हम प्रपोजल्स को इवेल्युएट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम ये डिसाइड करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। पहला पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लो के नाम से, और दूसरा पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स एंड इवेल्युएशन के नाम से। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो होगा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। एक्चुअल में कैपिटल बस्टिंग कह दो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह दो, एक ही बात है। चाहे कैपिटल बस्टिंग कह दो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह दो, एक ही बात है। एक्चुअल में कैपिटल बजटिंग इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो आप कह सकते हो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, या आप कह सकते हो रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन तब यूज किया जाता है क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने और डिसीजन जो होते हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए लिए जाते हैं, और फ्यूचर को 100% एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के डेटा को एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रह जाती है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं 5 करोड़ का इनफ्लो होगा तो दिस इज द एस्टिमेशन, और वहां पे एक रिस्क रह जाती है, मे भी 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, मे भी 5 करोड़ से कम हो जाए। तो उस रिस्क को भी जब हम कंसीडर करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में तो उसको बोल दिया गया रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। तो जो चैप्टर नंबर 7 है और 8 है, दीज आर इंटर रिलेटेड चैप्टर। ये भी आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी यहां पे आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करोगे। चैप्टर नंबर 9 जो होगा दैट इज द डिविडेंड डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाती है, अर्निंग पर शेयर कमाती है, अर्निंग कमाती है, तो उसमें से कितना तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाए और कितना कंपनी अपने पास रिटेन करके रख ले फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जब इस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं तो दीज डिसीजन आर नॉन एज डिविडेंड डिसीजन, जो कि हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस में दैट इज चैप्टर नंबर 10 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये काफी ब्रॉड चैप्टर बनाया गया है एज पर योर स्टडी मटेरियल, और उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में पहला टॉपिक हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एस्टिमेशन को लेकर, इसी तरीके से कैश मैनेजमेंट को लेकर, अकाउंट्स पेबल दैट इज क्रेडिटर्स मैनेजमेंट को लेकर,
रिसीवेबल मैनेजमेंट दैट इज डेटर्स मैनेजमेंट को लेकर। क्योंकि देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में मेनली क्या क्या होता है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीजें आती है। और करंट लायबिलिटीज में मेनली क्रेडिटर्स दैट इज अकाउंट्स पेबल्स आते हैं। तो पहले तो हम यहां पे पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल डिस्कस करेंगे इन चैप्टर वर्किंग कैपिटल साइकिल। देन करंट एसेट्स के पार्ट डिस्कस करेंगे, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, और करंट लायबिलिटी के पार्ट में डिस्कस करेंगे अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। तो 4 पार्ट में हम चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे और ये चैप्टर भी आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो टोटलिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 60 मार्क्स के लिए अपने को 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर थ्योरेटिकल एंड देन 8 चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल। बट ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट तो थ्योरी बेस्ड ही चलेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, इसका मतलब यह है अगर मैं 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं एग्जाम में, तो इसका मतलब 8 जो चैप्टर्स हैं उसमें से 60 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रक्स की बात करें तो दिस इज द क्रक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 मार्क्स का पेपर, 10 चैप्टर्स पढ़ने। पहला चैप्टर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। इसमें से 2 से लेकर 9 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्योर थ्योरी है। इस 2 से 9 का मतलब क्या है बता देता हूं। इसका मतलब यह है कि एग्जाम में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर में से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो वेटेज मैंने लिखी है मार्क्स की, ये है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 20 पेपर्स। 20 पेपर्स मतलब लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 साल में 20 पेपर हुए हैं और उन 20 पेपर का एनालिसिस ये कहता है कि मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मैक्सिमम 9 मार्क्स का क्वेश्चन। मिनिमम 2 मार्क्स का मतलब आप ये बिल्कुल मत मान के चलना क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आएगा तो मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 9 मार्क्स, नहीं आए तो 0 है, सिंपल सी बात है। सेकंड चैप्टर भी जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं टाइप ऑफ फाइनेंसिंग थ्योरी है। इसमें से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन एक सिंगल अटेम्प्ट में, मैक्सिमम एक सिंगल अटेम्प्ट में 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड जो चैप्टर है, और आप देख सकते हो यहां पे मैंने 5 स्टार भी लगाए हैं, स्टार रैंकिंग भी दी है मैंने, ताकि आप चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ सको। 5 स्टार का मतलब है जो चैप्टर हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दिस इज द 5 स्टार रैंकिंग चैप्टर। तो रेशियो एनालिसिस वही चैप्टर है जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं लास्ट 20 पेपर्स पिक करूं, शायद ही ऐसा कोई पेपर है जिसमें रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वेटेज की बात करें, मिनिमम 4 मार्क्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया। बट आज के टाइम पे जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है पेपर का, मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन। फोर्थ चैप्टर 3 स्टार रेटिंग है इसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले 2 चैप्टर को छोड़कर बाकी सारे प्रैक्टिकल। वेटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है लास्ट 20 अटेम्प्ट में, मैक्सिमम इसमें से 13 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिफ्थ जो चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के नाम से हम देखेंगे। जैसा मैंने कहा इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखा गया, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया। इसी फाइनेंसिंग डिसीजन का ही नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि हम चैप्टर 5A के नाम से देखेंगे। चैप्टर का नाम होगा ईबीआई टीपीएस एनालिसिस। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 2 नंबर का क्वेश्चन देखा गया, मैक्सिमम 12 नंबर तक का क्वेश्चन भी आया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 लीवरेजेस को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। क्यों मिली है 5 स्टार? ऑलमोस्ट हर पेपर में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन देखा गया
और मैक्सिमम 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 7 को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लोज और चैप्टर नंबर 7 होगा 5 स्टार रेटिंग के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक्स एंड इवैल्यूएशन। इसमें से प्रैक्टिकल भी आ जाता है और इसमें से लास्ट 20 अटेम्प्ट में मैं बात करूं थ्योरी क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन देखा गया, मैक्सिमम 16 नंबर तक का क्वेश्चन भी देखा गया इस चैप्टर में से, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग है। आप यहां पे देखोगे मैंने चैप्टर नंबर 7 को कोई रेटिंग नहीं दी, इसी तरीके से आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 और 2 को भी कोई रेटिंग नहीं दी। एक्चुअल में 1 और 2 को रेटिंग नहीं देने के पीछे मेरा पर्पज ये है, दीज आर द थ्योरी चैप्टर। अगर मुझे ये नहीं भी आते तो भी मेरे एग्जाम में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 को कोई रेटिंग इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट हम जो करेंगे उसमें से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी वजह से ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि चैप्टर नंबर 7A आप तभी अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आप चैप्टर नंबर 7 में इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैश फ्लो का बेसिक समझोगे। तो रेटिंग नहीं देने के पीछे पर्पज है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। चैप्टर नंबर 8 जो है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, 4 से 5 नंबर तक का क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से प्रैक्टिकल भी आता है लेकिन एक आध बार थ्योरी क्वेश्चन भी आया हुआ है। 2 स्टार रेटिंग है, क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता, रेगुलर चैप्टर नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है डिविडेंड डिसीजंस, इसमें अगर बात करूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे गए। मतलब डिविडेंड डिसीजन की अगर मैं बात करूं अभी तक जब भी क्वेश्चन पूछा गया ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा, 5 नंबर का ही क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। 3 स्टार इसकी रेटिंग है, इंपॉर्टेंट तो है। 10th जो चैप्टर है अगेन आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग है। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एस्टिमेशन, प्रैक्टिकल है। 5 स्टार रेटिंग के पीछे पर्पज है, इसमें से जब भी क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर से छोटा क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 नंबर तक का एक सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर में से आया हुआ है। 10A कैश मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल भी आ जाता है, इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं। मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 नंबर तक का क्वेश्चन, बट कैश मैनेजमेंट में से क्वेश्चन काफी कम पूछा जाता है। अगर मैं पीछे 20 पेपर्स पिक करके देखूं तो 20 में से शायद 2 से 3 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसी वजह से इसकी रेटिंग केवल 1 स्टार है, कम इंपॉर्टेंट है। 10B जो हम देखेंगे पार्ट, वो होगा रिसीवेबल मैनेजमेंट का। मिनिमम 2 नंबर से लेकर मैक्सिमम आप 13 नंबर तक के क्वेश्चन देख सकते हो पेपर में। प्रैक्टिकल भी आ जाता है और इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार शॉर्ट नोट वगैरह आ जाते हैं। और 10C जो है मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, आप स्टडी मैट ओपन करके देखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ और एक छोटा सा सिंगल क्वेश्चन गिवन है वहां पे, और वो भी एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग कुछ नहीं है। सिलेबस का पार्ट है, हम यहां पे डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एज पर योर स्टडी मटेरियल में बात करूं तो एज पर स्टडी मटेरियल टोटलिटी में 10 चैप्टर्स हैं, पहले 2 थ्योरी बाकी 8 प्रैक्टिकल। 8 चैप्टर पढ़ के मैं 60 आउट ऑफ 60 लेकर आ सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे पार्ट्स कर दिए हैं चैप्टर के ताकि हम उसको ज्यादा इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर्स या उसके पार्ट जो भी आप समझ लो, ये पढ़कर हम 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर के नाम बताए थे, वो चैप्टर के नाम मैंने आपको अलग अलग बताए थे, बट मेन जो स्लाइड है वो है ये वाली जिसमें चैप्टर के नाम भी है, थ्योरी,
या प्रैक्टिकल वो भी लिखा हुआ है। साथ में ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 20 पेपर्स वेटेज भी हर चैप्टर की लिखी हुई है। इसको आप कॉपी कर लो। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे। हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट एंड एफएम में मेरे स्टूडेंट के जो हाईएस्ट मार्क्स अभी तक किसी के आए हैं वो है आस्था जुनेजा, 95 मार्क्स हाईएस्ट हैं। इसके बाद 90s में, 80s में, 70s में, 60s में काफी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो 95 के ऊपर मैंने फर्स्ट रो खाली छोड़ रखी है। वो किस लिए? इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि आप 95 से भी ज्यादा मार्क्स लेकर आए और मैं उस रो में आपका नाम लिख सकूं। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आप मेंटली सेट कर लो कि हमें टोटलिटी में 10 चैप्टर्स, 8 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरेटिकल पढ़ने हैं और 60 में से 60 मार्क्स ही लेकर आने हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।